हेलो हेलो हेलो। बायोम के प्रकार, ठीक है। कल बताया था बायोम किसे कहते हैं, कल बताया था ना कि बायोम किसे कहते हैं। शिवानी तुम शायद पढ़ चुकी हो, बायोम किसे कहते हैं। कहा जान के पीछे पड़ गए हैं। देखो कितना बिंदास है। अगर शादी विवाह में अगर पार्टिसिपेट करती तो खूब जम के करती है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं आएगी। सोचो, एंजॉय भी खूब की, खिलाई, पूछे बता अरे क्या करें, सब लोग लगे हैं परिवार के। क्यों? देखिए अब बायोम को अगर हम बात कर, क्या हुआ, अगर हम आवास के आधार पर इसको डिफाइन करें, किसके आधार पर निकेत, आवास के आधार पर, तो आवास के आधार पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, वन। वन में भी तो बायोम हो सकते हैं, होते कि नहीं वन में, जंगल में। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा वन बायोम। और बताइए, कल बताया था, एग्जाम्पल दिया था, और बताओ वन के अतिरिक्त क्या क्या हो सकता है। जल। और बताओ, तुम भी बताओ कुछ। घास का मैदान देखिए, घास का मैदान हो सकता है, वन हो सकता है, जल हो सकता है कि बर्फ वाले एरिया में जहाँ जहाँ देखते हैं कि जो, हाँ वो भी हो सकते हैं। तो आवास जहाँ भी निकेत पाया जाए, जहाँ पे जीवन का उसका दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो, उसे क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। अब इसमें सवाना क्या है, सवाना क्या है राहुल, सवाना नाम सुना है आपने, क्या है सवाना, घास का मैदान, लेकिन उसे सवाना नाम देते हैं। वो बहुत बड़ा सवाना घास का क्षेत्रफल है, ठीक है। और एक छोटे घास के मैदान होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे जीव जंतु टिड्डे उड्डे पाए जाते हैं, और ये तो बहुत बड़ी बड़ी। अब घास का मैदान में समझ लीजिए कि आपसे कितना लंबा लंबा घास के बड़े बड़े, जो जैसे हमारे यहाँ कास पाई जाती है, कास देखे हैं, कुश देख रहे हैं, उतना लंबा लंबा जो घास जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। और सबसे ज्यादा अगर दुर्लभ देखा जाए तो कौन से वन हमारे यहाँ पूरे पृथ्वी पर पाए जाते हैं भाई, कहाँ के वन पाए जाते हैं सबसे दुर्लभ। दुर्लभ मतलब कि बहुत कठिन, वहां घुसना मुश्किल है। अमेजन, अमेजन के जंगल इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक है कि अभी वहां के बहुत सारे जानवरों को जो हम जान ही नहीं पाए हैं कि कैसे कैसे जानवर हैं, कैसे कैसे वहां वृक्ष हैं। इतना घना जंगल है, समझ लीजिए इतना घना कि आपको घुस पाना मुश्किल है, इतना डेंजर जोन है वहां पे। तो बहुत सारे जो इंग्लिश की मूवी आती है, तो अगर आप मैं बात करूं कि हमारा पूरा पृथ्वी ही क्या है, अगर कहा जाए विस्मयकारी तो कम नहीं होगा। उसके बीच से अमेजन नदी निकलती है जंगल से, जो कि पूरे जंगल में सभी जीव जंतुओं का क्या है, जल का स्रोत है पूरे। अगर क्वेश्चन पूछता है अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन है, अमेजन है। और लंबी पूछेगा तो याद रहे, यह दोनों इंपॉर्टेंट है।
अपवाह अगर पूछ दिया तो उसके हिसाब से कौन हो जाएगा, अमेजन। अब इन जंगलों में बहुत प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। वहाँ ऐसे ऐसे वृक्ष मिलेंगे, ऐसे ऐसे वहाँ पे जंगली झाड़ियाँ मिलेंगी, ऐसे ऐसे वहाँ पे वैरायटी वैरायटी के आपको जीव मिलेंगे जो कभी आप देखे भी ना हो। अभी वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। वहाँ बहुत सारे लोग जो पहुँचे वापस नहीं आए हैं। कुछ लोग जो वापस आ गए हैं वह शूटिंग के दौरान वो भी कैसे, बाई हेलीकॉप्टर। बचे तो बचे, तो फिर गए काम से। और वहाँ की ऐसी जनजातियां जो कहीं बना के रह रही हैं, उनको पता नहीं है कि क्या बोलना है, एकदम अलग है। बाहर का नहीं, वही नहीं अंदर आने देते हैं। वहाँ के जीव जंतु ऐसे हैं कि कब आपको ऐसे भयानक भयानक जीव हैं कि हम अभी उनका खोज ही नहीं हो पाया है, इतना घना जंगल है। बस हम क्या नापे हैं, बस ऊपर से नापे कि इतना भयानक जंगल है, उसमें घुसना मुश्किल है। वहाँ कभी छाया पहुँचती नहीं है, अरे धूप पहुँचती नहीं है, इतना खतरनाक है। सोचो सब ढका हुआ है तो कितना अंधेरा होगा वहाँ पे। एनाकोंडा जैसे वहाँ पे जीव पाए जाते हैं। आप जा रहे हैं, पहले आपको गुफा नजर आ रहा है, घुस गए उसके पेट में। इतना विशाल एनाकोंडा जैसा अगर मिला, मुंह बाय खड़ा है, आओ, आप घुसे जंगल में, चले गए उसके पेट में, पता नहीं चलता है। तो बहुत विभिन्न विभिन्न प्रजाति की जातियां, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, चाहे आप कह सकते हैं क्या, चाहे वो पौधे की बात करूं या हम जीवों की बात करूं, दोनों वहाँ पे ऐसे भयानक अब तक का जो है बता रहा हूँ खोजा गया है। वो ऐसे छोटे मोटे जंगल तो बहुत पाए जाते हैं जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या हो गया, वन वायु। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में बहुत सारे वन पाए जाते हैं, तो सिंपल वो वन वायु हो गया। दूसरा क्या है, समाना। समाना घास का मैदान बहुत बड़ा होता है, तो उसको भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा है घास बायोम। क्या है, घास बायोम। हमको दिखाई देता है कि यहाँ पे कैसे बायोम बन गया। जैसे बीएचयू में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए फील्ड है ना, घास के मैदान लगाया गया है। ऐसा कभी कभी आप देखिए कश्मीर में चले जाइए, जहाँ पे बकरियां चराते हुए आप लोग को मिलेंगे, बड़े बड़े घास के मैदान है वो। उस घास के मैदान में क्या सिर्फ बकरी ही चरेगी, क्या भेड़ ही चरेंगे, और बहुत सारे काम हो सकते हैं। छोटे छोटे जीव उस घास को खाने वाले होंगे, उन जीवों को खाने वाले छोटे छोटे और जीव होंगे, फिर वहीं सांप खाने वाले होंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से टोटल या आपका बंटवारा हो रहा है, किसके आधार पर भाई, आवास के आधार पर। उसके बाद मरुस्थलीय, और टैगा। क्या भाई, और टुंड्रा। क्वेश्चन पूछेगा आवास के आधार पर बायोम को कितने भागों में बांटते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए। क्या तो क्वेश्चन पूछ देगा, आवास के आधार पर टुंड्रा बायोम की क्या विभिन्नताएं हैं, उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए, है ना। लगाया नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप सोचिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, टुंड्रा वन के बायोम की क्या विभिन्नताएं हैं, व्याख्या कीजिए। अब हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछ देगा, मरुस्थलीय बायोम की ऐसी क्या परिस्थिति होती है, क्या वहां भी जीवन संभव है, क्या वहां भी बायोम पाए जाते हैं, अपना विचार प्रकट करें।
ये जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन क्यों, इसका या नेसेसरी क्यों हो रही है, क्योंकि इसको हमको जानना जरूरी है। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया मैंने, कितना पार्ट में डिवाइड किया, और कुछ बच रहा है, और कुछ बच रहा है, मैंने कहा आवाज के आधार पर, और कुछ बच रहा है, बोलो। अब सही बात, एकदम सही बात बोला है। तो आवाज के आधार पर यह पहला पार्ट था। अब इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, सागरी वायुम। यही मैं जानना चाहता था कि क्या बोलते हैं आप लोग। अब यह पहला होगा, यह दूसरा क्या, हाँ यह स्थली वायुम होगा ना। तो हमने नहीं कहा कि स्थली वायुम के अंतर्गत, बताया था ना आपको, बोला था, मैं लिखा नहीं। लेकिन जब वो आपने बताया कि सागरी हो सकते हैं, समुद्री हो सकते हैं, तो कैसे वो छोड़ सकते हैं। और सागरी वायुम में आप लोग जानते हैं कि पूरा समुद्र, पूरा एरिया चूंकि बहुत बड़ा होता है, कभी कभी क्वेश्चन पीटी में पूछता है कि सागरी वायुम सबसे बड़ा क्या है, वायुम है। क्या सही है, हाँ सही है। और प्रशांत महासागर की तुलना हम अमेजन वन से करेंगे तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है भाई, समुद्रों की है, उसके बाद स्थलों की है। तो स्थल तो खुद ही अपने आप में तुच्छ हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही सब मिला दें हम, मेरी बात समझिएगा, इन सबको मैं मिला दिया, इन सबको मिला दे तो मैं क्या कर सकते हैं कि भाई, इन सबको मिला क्या कर सकते हैं, सबको मिला के, दोनों को मिला क्या कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं, जैव मंडल। अब आपको कोई पूछे, परिभाषा पूछना है कि जैव मंडल किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, सिंपल सी बात है, सागरी और स्थली बायोम के समूह को क्या कहते हैं, जैव मंडल। क्या इसके अतिरिक्त भी कहीं जीव पाए जाएंगे पृथ्वी पर, बोलिए। बायोस्फीयर ये जो बताया हूं, इसके अतिरिक्त ये पूरा बायोस्फीयर कुछ छूटा है इसमें से, कुछ छूटा है नहीं। ऊपर वाले तो हो गया ना, ऊपर वाले जो कहीं आवास बनाने की जो बात करते हैं, तो किसी पेड़ पर ही बनाएंगे, किसी पर्वत पे ही बनाएंगे, वही ना बनाएंगे घर, कि कहीं और बनाएंगे, बोलो। कहाँ राहुल, क्या हुआ, हवाई जहाज पे घर बनाएंगे, रहेंगे वहां पे, उतरेंगे नहीं धरती पे, हाँ। अर्थ से तो इस सारा चीज होगा। बायो बादल, बादल जीव है, नहीं, हाँ ये कहता बादल, हम बादल जीव है। मैंने क्या किया, बायोम बता रहा हूं ना। बायोम का मतलब होता है जहां जीवों का आवास बन सके, वहां रह सके, एक दूसरे पे डिपेंड हो सके, उसे कहते हैं। बात समझ आई। हम तो तब तो कहे हैं कि सब तारे भी हैं, और सर ये अलग ग्रह भी हैं। हमको बस पृथ्वी का पढ़ना है, पृथ्वी पर रह करके उसके पृथ्वी का मैं बता रहा हूँ। अब पता ना कहाँ कहाँ कौन कौन से आप देखेंगे, ऐसे बहुत सारे जहाँ जीवन संभव हो सकता है वहाँ पे पाए। नहीं रुको, क्या क्या कर, तो उनका होगा अपना, वो अपना पढ़े, जब हम उसको देखे ही नहीं तो हम क्या जानेंगे। अब वहां एपीएससी थोड़ा नहीं होगा, ये एपीएससी।
वो लेकिन कहाँ आएंगे, वो कीटाणु खाने के लिए कहाँ आएंगे। ये हमारी जो पृथ्वी है ना, और मैं इससे पहले बता चुका हूँ, क्या बताया था, जीओम एवं कि पृथ्वी की एक निश्चित गहराई तक और पृथ्वी की एक निश्चित ऊंचाई तक जहाँ तक क्या पाए जाते हैं, जीवन संभव हो, उसे क्या कहते हैं, जयमंडल कहते हैं। और यही जयमंडल बता दिया मैं आपको। मैं तो एक सिंपल बताया आपको, पृथ्वी की एक निश्चित गहराई तक और पृथ्वी की एक निश्चित ऊंचाई तक जहां तक जीवन संभव हो, चाहे जिसका भी हो, किसी का भी हो, जयमंडल कहलाता है। उस चीज को मैं पार्ट में डिवाइड कर दिया। आवास के आधार पर क्या होते हैं, सागरी के आधार पर क्या होते हैं, मतलब स्थली के आधार पर और सागरी के आधार पर सब बता दिया मैं आपको। वही जयमंडल कहलाता है। और यही जयमंडल क्या है, बृहद एवं जटिल पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, बृहद एवं जटिल आज करिश्मा क्यों नहीं आई भाई, क्या शिवानी और उसका कांटेक्ट है क्या करिश्मा का, कि जब तुम आना तो मैं नहीं आऊंगी और जब मैं आऊं तो तुम मत आना। जैसे कुछ कितना दिन ये नहीं आई तो वो आती थी, आज इसका आगमन हुआ हो गया। क्या समझा जाए, एक दूसरे के, सही बात कहा, एक दूसरे के। अब जयमंडल को हम समझते हैं। जो जैविक समुदाय है, यह जैविक समुदाय अभी आपने बताया, इसका एक क्वेश्चन था कि सर आसमान में नहीं पाए जाएंगे, वह जाएंगे वहां तक लेकिन फिर स्थल पे आएंगे। तो इसको 3 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होगा भाई, स्थल मंडल होगा कि नहीं होगा, बोलो राहुल, राहुल स्थल मंडल होगा बाबू कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। दूसरा भी वो बताया था क्या, जलमंडल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। एक और बच रहा है क्या, वायुमंडल होगा कि नहीं होगा। आप सोच लीजिए कि सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। और यही सब मिला करके यही कहलाता है क्या, अगर देखा जाए तो हमारा जयमंडल है। मैं हर तरह से आपको समझा दिया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर कि नहीं बताओ, कोई डाउट किसी को बताइए, कोई डाउट। चलिए, अब तक मैंने बहुत चीज़ें पढ़ा, अब कुछ चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। मान लीजिए चलो लिखिए, ओडम के अनुसार ओडम के अनुसार जैविक एवं अजैविक, जैविक एवं अजैविक
अंतर संबंधों से निर्मित, अंतर संबंधों से निर्मित तंत्र का विकास, तंत्र का विकास 6 स्तरों पर होता है। तंत्र का विकास 6 स्तरों पर होता है, जिनमें से एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जिनमें से एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जैविक समुदाय या जैविक समुदाय एवं अजैविक समुदाय, जैविक समुदाय एवं अजैविक समुदाय के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना। राहुल, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, अगर अच्छे से ऐसे लिखोगे तो तुमको बेनिफिट मिलने वाला है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी भी सही है, ठीक है। देखिए, क्योंकि मैंने कल एक बार बताया था कि 2 चीजें निर्भर होती है, क्यों राहुल? कहा था ना, अगर किसी की राइटिंग बहुत बेहतरीन हो, अगर उसका कंटेंट बढ़िया हो, तो उसको मेंस से कोई बाहर नहीं कर सकता। मेरी बात समझिएगा, क्योंकि एक एग्जामिनर को क्या चाहिए? एक एग्जामिनर को अच्छा कंटेंट चाहिए, जो वह चाहता है, और शुद्ध साफ लिखा हो, यह चाहिए। यह जिस दिन हो गया ना, तो आपको मेंस में कोई पछाड़ नहीं सकता। अब जैसे पता चले एग्जामिनर कॉपी आई और कॉपी देख के उसका मूड खराब हो गया, लिखा है इतना गंदा, चेक करेगा तब भी, मजबूरी उसकी है। लेकिन जहां पे जो अच्छा लिखा है, मान ली 10 नंबर का है चाहे 12 नंबर का है, मान लो, मैंने क्या बोला? मैं बता रहा हूँ, हम लोग उस लेवल पर पहुंचे, हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। सुनो पहले क्या होता है, एग्जामिनर का माइंड बता रहा हूँ तुम्हें। हम लोग भी काफी चेक करते हैं, बहुत सारे चेक किए हैं माइंड। यूपीएससी का जानते हो कौन चेक करता है? जो लोग तैयारी करके जाते हैं, मैं वो वाली नहीं, जो बच्चे टेस्ट देते हैं वहाँ के कोचिंग में। हाँ हाँ हाँ, वो वाली तो जाता है वहाँ पे, हम लोग थोड़ा मिलेगा। जो प्रोफेसर जाएंगे उनके पास जाएगा ना, उसके पास जाएगा भाई। अभी हम लोग तो सोचो क्या होता है, हम लोग से एक प्रोफेसर के माइंड को हम लोग पढ़े हैं ना, तो हम बता रहे हैं क्या क्या होता है कि अगर काफी बढ़िया आ गई, ध्यान समझना मेरी बातें, तो क्या कितना अच्छा लगा, जैसे पहले पॉजिटिव उसके मन में आ गई बात। अगर मान लीजिए 12 नंबर का है, अब 12 नंबर में अगर आपको 9 नंबर दे दिया, 9 नंबर दे दिया, तो 9 नंबर के हिसाब से अगर आपका बढ़ेगा तो सबका एवरेज निकालेंगे तो सबसे आप आगे रहेंगे। अगर काफी अच्छा नहीं लिखा है, कंटेंट ठीक लिखा है लेकिन अच्छा नहीं, अगर मान लो वहां पे 8 नंबर देता है, तो फिर कौन 20 पड़ा? क्या चीज? बता रहे हैं, काफी 3 स्टेप में चेक होती है, और फिर उसके बाद वहाँ राइटिंग का मैटर नहीं करता है, क्योंकि एडिटिंग रेटिंग का मैटर चलता है। हाँ, वो चलता है, हम कुछ कामना कर रहे हैं, लेकिन मायने ये रखता है। ये बातें मत सुनना। नहीं, मायने इसलिए रहता है, जैसे क्या होता है कि जब हिंदी की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी में अगर आप डॉक्टर वाले लहजे में लिखेंगे, तो जब आपको कंटेंट समझ में नहीं आएगा, तो कोई भी, अगर आप मान लीजिए आपको कॉपी चेक करने के लिए दे दिया गया, सोचिए इस बात को, मैं किसी पे क्यों जाऊँ, मैं खुद पे क्यों नहीं अपने इस चीज़ की यूज करूँ? अगर आप ही कॉपी चेक करने के लिए दे दिया जाए,
आपको कंटेंट बढ़िया नहीं मिलेगा, खूब सुंदर राइटिंग जाएगी तो नंबर देंगे? हाँ दे सकते हैं, लेकिन सोचो इस बात को ध्यान दें, लेकिन जिसका कंटेंट भी बढ़िया हो जाए और राइटिंग बढ़िया हो जाए तो हम क्यों छोड़ेंगे? अब तक का इतिहास रहा है, जितने भी मेंस का कॉपी निकाल के देखिए, राइटिंग उनकी अच्छी रही है। यह मानेगा, ये हिस्ट्री उठा देख लो ना, किसी भी जो सिलेक्शन लिए हैं उनका उठा कर देखो, मेंस का कितना मिल जाएगी, देखो। आज जिनका नहीं हुआ होगा तो वो हो सकता है कि अपने कंटेंट के बल पर पे मतलब चीज़ें समझ में आ जा रही हैं और मतलब एग्जामिनर को उस बेस पे कम नंबर पा करके भी इंटरव्यू में अच्छा नंबर ला करके उन्होंने सेलेक्शन लिया होगा, अंतर ये हो सकता है। अब इसको अंडरलाइन आपने कर लिया। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, आप कोई पूछेगा परिभाषा तो क्या बताएंगे? ऊपर से आप लोग एक जगह नोट किए हैं, क्या नोट किए हैं आप लोग? जैविक समुदाय और अजैविक समुदाय नोट किए ना, वहां से नोट काम कर दीजिएगा, जैविक समुदाय एवं अजैविक समुदाय से। अब यह जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक परिभाषा आपकी ठोस परिभाषा बन गई है। यह ठोस परिभाषा अगर कभी पारिस्थितिक तंत्र को लिखने की बात आई तो इसको जरूर मेंशन करना, यही मेन कंटेंट हो गया, और सब जितना सब बकवास है, मेन यही देखेगा। इतना परिभाषा आपने बता दिया क्या है, उसके कई सारे रूल बता देंगे वो क्या है, यही चीज देखने की बात होती है। चलिए आगे लिखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के समूह, पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं, जिसका संबंध एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से होता है, जिसका संबंध एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से होता है जहां की प्राकृतिक विशेषताओं में समानता होती है, पैराग्राफ चेंज। आवास के आधार पर बायोम को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, नंबर 1 स्थलीय बायोम, और नंबर 2 सागरी बायोम। चूंकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उत्पादक स्तर पर हरे वनस्पति होते हैं। उत्पादक स्तर पर हरे वनस्पति होते हैं, इसलिए स्थलीय बायोम का निर्धारण या सीमांकन वनस्पति से संबंधित विशेषताओं या विशिष्टता
विशेषता, विशिष्टताओं कर दो, विशिष्टताओं, विशिष्ट होता है ना, विशिष्ट, विशिष्टताओं के आधार पर, के आधार पर वही वन सवाना जो अभी बनाए थे, आधार पर वन सवाना, घास के मैदान, वन कामा सवाना कामा घास के मैदान, कामा मरुस्थलीय, मरुस्थलीय कामा टैगा तथा टुंड्रा बायोम के रूप में किया जाता है। टुंड्रा बायोम के रूप में किया जाता है। पैरा चेंज। वनस्पति, वनस्पति के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में, वनस्पति के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। चूंकि जलवायु प्रदेश का सीमांकन, चूंकि जलवायु प्रदेश का सीमांकन अक्षांशीय, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर, विस्तार के आधार पर किया जाता है। इसीलिए बायोम को जैविक कटिबंध भी कहते हैं। इन्वर्टेड का लिखना, इसीलिए बायोम को जैविक कटिबंध भी कहते हैं। देखिए अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा ना, इसको लिखवा लूंगा, फिर एक पीटी के लिए क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है? और पीटी का क्वेश्चन दूंगा, फिर आप खुद इसका आंसर करेंगे। और आप लोग कर लेते हैं तो ठीक है। हाँ हेलो, हाँ सर बोलिए। चलिए अब आप तो जब कल कहे कि कर देंगे जब, चलिए आज भी देख सकते हैं, ठीक है? कहाँ तक हुआ भाई? हाँ चलिए ना, बायोम को लिखिए, अगला इन्वर्टर का लिखना, बायोम को या बायोम के समूह को, सॉरी बायोम के समूह को, बायोम के समूह को जैवमंडल कहते हैं। बायोम के समूह को जैवमंडल कहते हैं। जो जैविक समुदाय, जो जैविक समुदाय स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के अंतर संबंधों से, और वायुमंडल के अंतर संबंधों से निर्मित एक बृहत एवं जटिल पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं।
थोड़ा सा और लिखिए। जयमंडल रूपी तंत्र की क्रियाशीलता, जयमंडल रूपी तंत्र की क्रियाशीलता का अध्ययन क्या बोला हूँ मैं, पूरा बोलो। हाँ, का अध्ययन अत्यंत कठिन होने के कारण, अत्यंत कठिन होने के कारण इसके सिस्टम या इकाई की संकल्पना पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में की जाती है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र का विकास उत्पादक उपभोक्ता अपघटक एवं अजैविक वातावरण के अंतर संबंधों से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में होता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में होता है। इसीलिए संरचना समान होते हैं। इसलिए क्या संरचना और संगठन के आधार पर सभी पारिस्थितिकी तंत्र एक समान होते हैं। केवल इसमें प्रजातीय स्तर पर विभिन्नता देखने को मिलती है। अब लिखिए क्वेश्चन पीटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ? वहीं पे लिख लो, जहां है ना वहीं पे लिख लो क्वेश्चन। प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 नंबर 1, पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। दूसरा कथन, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक
उत्पादक स्तर पर हरे वनस्पति होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, वनस्पतियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में मौसम सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। उपर्युक्त कथनों के आधार पर उत्तर दीजिए। ए ऑप्शन कथन 1 व 2 सही है। बी ऑप्शन कथन 2 और 3 सही है। सी ऑप्शन कथन 1 2 3 सही है। डी ऑप्शन केवल 3 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी क्या है? 1 2 3 सही है ना? आपका बताइए राहुल। रख दो। आप बताओ सर्वेश, मोहित, क्या सही है? क्या होगा? वहां पे मैं लिखवाया क्या हूँ? पढ़ो, जलवायु। मैं पढ़ाने के बाद अगर गलतियां आप करते हैं तो यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तुम क्यों नहीं आंसर दे रहे हो? पढ़ रहे हो तो ध्यान भी दिया करो कि क्या पढ़ा रहा हूं। आप देखो, यही गलतियां लोग करके चले जाएंगे। राहुल, बात समझ आ रहा है? इस तरह से आपको कुछ मिला कि नहीं मिला? तो जो हम पढ़ते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं तुरंत बनाया क्वेश्चन, बना के आपके सामने थाली परोस दिया। अब खाना आपको है और उसका स्वाद बताना है। जैसे मैं स्वाद पूछा तो बस केवल आलू और पराठा का बता रही है। कैसे प्रभावित करेगा? जलवायु, मौसम तो तुरंत बदलेगा। मौसम तो थोड़ा सा तुरंत काम करेगा उसका मतलब। लेकिन सर्वाधिक किया हूँ, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। जलवायु अगर नहीं होगा तो नहीं पाएगा। मैं लिखवाया भी तो हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ, उससे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया बात आप लोगों को? अब तो गलतियां नहीं करेंगे आप लोग। तो ऐसे मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन, जितना टॉपिक पढ़ाऊंगा कुछ क्वेश्चन देता रहूंगा, आपका तैयार भी होता रहेगा और बनाता भी रहूंगा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए, इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता। अब हम जितना पढ़ाएंगे क्वेश्चन, इसी में से आपको क्वेश्चन दे दिया करेंगे और बाद में समय मिलेगा जब टॉपिक खत्म होगा उससे संबंधित जितने पीवाई के क्वेश्चन उसको हल कर लेंगे। ठीक है ना? ऐसे ठीक रहेगा।
तो सबसे पहला क्या होता है? सकल प्राथमिक उत्पादकता। उसके बाद क्या हो सकता है भाई? सोचो, इसके अतिरिक्त क्या क्या हो सकता है? सकल तो हो गया, सकल के साथ साथ शुद्ध हो सकता है। क्या हो गया? क्या हुआ? अब सकल मतलब समझ में क्या होता है? संपूर्ण। और संपूर्ण में भी क्या हो सकता है? शुद्ध हो सकता है। अगर अशुद्ध रहेगा तो क्या उसको मेंशन करेंगे? बोलो। तो जो सकल भी है और शुद्ध भी है। और तीसरा क्या है? इसी में इनके अतिरिक्त और प्राथमिकता का मतलब होता है, पहले ही प्राथमिक उत्पादकता में कौन आएगा भाई? संपूर्ण हरे पौधे, जितने वनस्पतियां, वो भी कैसी? शुद्ध। जो मृत हैं क्या उससे कोई खाएगा? तो वह क्या हो जाएगी? शुद्ध। उसके बाद द्वितीय उत्पादकता, उत्पादक है चाहे उत्पादकता कर लीजिए, ठीक है। अब यह दोनों मिलकर के कॉम्बिनेशन पहला कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास करते हैं। बात समझिएगा, क्योंकि जरूरत तो सबकी होती है, लेकिन डिपेंडेबल यही दोनों दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए घास उगी तो सबसे पहले जो उसका भक्षण करता है वही क्या कराता है? द्वितीय उत्पादकता करता है। बात समझ? अब वो एनर्जी जब आपको पढ़ाएं कैसे ट्रांसफर होती है, तब आपको चीज समझ में आएगा अच्छे से। जैसे में एक पौधा तैयार हुआ और ऊर्जा का ट्रांसफर करें तो वह जो भी खाएगा उस पौधे का, तो 10% ऊर्जा उसमें ट्रांसफर हो जाती है। किसका? उस पौधे का। फिर आपको कोई जो खाया रहा है उसको खाता तो उसका 10%। ऐसे करते करते वो आगे आपको मैं बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात आपसे करना चाहते हैं कि बनाने थे क्या इसको? ऐसे समझ लो। क्रियाशीलता का मतलब जो जहां जहां बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे बहुत तेजी से पौधे उग रहे हैं, बहुत तेजी से चल लिए जाते हैं फिर उग जा रहे हैं, जहां पे बहुत तेजी से काम हो रहा हो, ठीक है। आप पता चले अभी आपने ये समझना है, लिखना नहीं, मैं समझाया। जब लिखवाना होगा तो इसमें बताऊंगा कि कैसे ऊर्जा मिलती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, अब आगे बताऊंगा। वो मैं अपना डाला था, तुम अपना नहीं डाल दिए क्या? मैं ये बताने का प्रयास किया कि क्रियाशीलता क्या है। मैं ये बताया कि कैसे क्रियाशीलता उसके अंदर आएगी। अब यह मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं, कैसे ये अपना ऑब्जर्व करते हैं, सब आगे बताऊंगा। मैं समझा रहा हूं, जब लिखवाना हो तो मैं खुद ही बोलता हूं कि लिखिए, ठीक है। अब इसमें मैं यह बताने का प्रयास किया कि पारिस्थितिक तंत्र की जो क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता में क्या क्या है? सबसे बड़ा जरूरत काम होता है सकल प्राथमिक उत्पादकता को। बिना उत्पादकता के हम किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। मैं लिखवाया भी आपको लास्ट में, हरे पौधे जो वनस्पतियां होती है, जो दिया भी क्वेश्चन में। उसके बाद वो भी कैसे होना चाहिए? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होनी चाहिए।
शुद्ध का मतलब कि अगर मान लीजिए जो मृत हो गए हैं तो क्या कोई जानवर अगर कोई सूखा उखा है तो उसे खाएगा? नहीं खाएगा, तभी तो ये रहबे करे ना। उसके बाद द्वितीय उत्पादकता, ये दोनों आपस में डिपेंडेबल होते हैं कि खाएं कि ना खाएं। बस नहीं, बस ये हल्का समय आपको एक समरी बताया हूं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आपको बताइए से मैं पूछूं कि ऊर्जा का क्या, कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा, चाहे हम कहें प्रकाश संश्लेषण क्रिया, क्या आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं राहुल? फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? तो मैं फोटोसिंथेसिस नहीं पता, तो बोलूं मैं इसलिए बुलवाता हूं कि कम से कम यह पता चले कि आपके अंदर बोलने में कैसे आप बोल रहे हैं, फिर मैं तो उसका कंक्लूजन आपको तभी करूंगा। तो कभी भी प्रकाश संश्लेषण कोई पूछे तो आप कहिएगा कि प्रकाश की उपस्थिति में, कौन प्रकाश? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे मिट्टी से खनिज तत्व जल की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब हम बिना क्या पृथ्वी के नीचे से जल तो अवशोषित करेंगे नहीं, तो जल को भी किया और जो खनिज तत्व जो उनके लिए उपयोगी होता है उसके साथ मिला करके प्रकाश से करके भोजन बनता है उनका, तब वो ग्रोथ करते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कोई बताना चाहता क्या? तुम अपना क्यों डाल दिए हो? तो देखो तो गजब हाल है भाई। तो समझ में आया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जब तक खनिज का जो खनिज तत्व जो उसके लिए उपयोगी है उसे नहीं मेंशन करेगा तो क्या वो चीज हो पाएगी? आप लोग का भी सही था, लेकिन थोड़ा सा उसमें खनिज वाला पोर्शन इंक्लूड करे तो और सोने पे सुहागा होता। दाल चावल तो बता दिया आपने, रोटी को छोड़ दिया आपने, तो रोटियों को ले लीजिए भाई, दाल चावल के साथ रोटी भी होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ बता रहे हैं आपको। सबसे पहला क्या होता है भाई? कहाँ होने जी? ये क्या है भाई? ये हमारे सन है ना? कौन है ये? ये हमारा सन है, और इस सन के लिए जो मैं बताया था, पूछा था आपसे प्रकाश संश्लेषण कैसे, आप देखिएगा ये आसमान में हो गए,
अब मान लीजिए क्या है, पौधा है, यह अपना फल फूल रहा है, और यहाँ पे देखिए इसकी यह जड़ें हैं। क्या सन जो है क्या देगा इसको? लाइट देगा। क्या देगा? लाइट देगा। तो जो लाइट दे रहा है यह, जो लाइट देने का प्रयास कर रहा है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या खराब बना है का? नहीं, तुम हंस रहे हो ऐसे लग रहा है कि मैंने गुनाह कर दिया। हाँ, अच्छा, यह जो दे रहा है ना, यह जो दे रहा है ना, यह 10,000 जूल, सोच लो, ऑब्जर्व कर रहा है 10,000 जूल, तनी मनी नहीं, जो बताने का प्रयास कर रहा हूं। कह सकते हैं कि कितना दे रहा है भाई? प्रकाश दे रहा है इसको ऑब्जर्व करने के लिए। अब ये नहीं, अगर ये प्रकाश नहीं मिलता है तो ये सूख जाएंगे, वो एनर्जी नहीं मिल पाती है। आप हाँ, साइज पर डिपेंड करता है, लेकिन 10,000 जूल की एनर्जी वो सब पे जितना भी है सूर्य अपना, हरे पौधे ऑब्जर्व करते हैं। अरे भाई, मैं पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूं, ठीक है? और क्यों करते हैं? क्योंकि इसके साथ क्या दे रहा है? बात समझिएगा, ध्यान समझिए बातों को। क्या दे रहा है? CO2। अब यह जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, यह जो पौधा ले रहा है, इससे मात्र 10 जूल ऑब्जर्व करता है। एक पौधा 10 जूल ऑब्जर्व करता है, उसका पेट भर गया। अब आपके पास बहुत ज्यादा खाना रखा हो, शिवानी 12 व्यंजन है, चलो खा लो। शिवानी कितना खाएगी? अगर 1000 लोग खाना है तो क्या शिवानी सबका खाना खाएगी? जितना इसकी क्षमता है उतना खाएगी, कहेगी बस भैया बस, आपने मेरा बहुत सेवा कर दिया, नहीं और खाओ और खाओ, खाएगी। चाहे आप खाएंगे, प्लास्टिक बनी है। अरे मैं क्या पढ़ा, मेरे कहना मतलब कि जिसको जितनी क्षमता होती है उतना ही ऑब्जर्व करता है, ठीक है? उतना ही करिए। अब यहाँ पे आप बताइए कि जो जल एवं पोषक तत्व हैं नीचे, जल एवं पोषक तत्व कितना इनको देते हैं भाई? इनसे कितना ऑब्जर्व करता है? तो जब इसकी बात मैं करता हूं तो यह होता है आपका टोटल। पहली बात जो जल है, तो सिर्फ यहां से H2O प्लस पोषक तत्व कितना लेता है भाई? उतने जितना इसको जरूरत होती है, जहां से फोटोसिंथेसिस की क्रिया परिपूर्ण हो जाए, उतना है। अगर बड़ा पौधा है तो ज्यादा ऑब्जर्व करता है, छोटा पौधा है तो कम। अब पेड़ महाशय है तो पता चले कि आ गया कौन? सफेदा, वो कहेगा कि भैया जहां तक चढ़ जाएंगे ऊपर उतना हम नीचे भी जाएंगे, खींच कर लाएंगे पानी, चाहे जहां भी हो तोड़ के लाएंगे। इसीलिए उसे मरुस्थलीकरण पृथ्वी पर के विकास में सबसे ज्यादा सहयोगी वाला पौधा कहा गया है। अर्थात एक तरह से कहेंगे
कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, अर्थात जो पानी का संकट आ रहा है उसमें इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए सरकार धीमे धीमे इस पर क्या लगाने का प्रयास कर रही है, बैन लगाने का प्रयास कर रही है। वो लगाते इसलिए कि उसकी सीधी लकड़ी होते बेचने कमाने, लेकिन सफेदा नहीं देखे होते हैं उसे, वो सफेद, उसका जो खाल जो छोटी वो सफेद होता है और लंबा होता है। हाँ, लंबा लिस्पेड, वो सफेदा का यूकेलिप्टस, उसे उसके शुद्ध भाषा यूकेलिप्टस होता है, उसे सफेदा कहते हैं हिंदी में। कटवा दिया तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, वो नुकसानदेह है यूकेलिप्टस, और उसका जो हिंदी में कहते हैं सफेदा कहते हैं, उसे यूकेलिप्टस कहते हैं। तो सफेदा को जानते हैं इतना ज़्यादा उसका दुरुपयोग हो रहा है, लोग क्या करते हैं अपने खेत के किनारे किनारे जो मेड़बंदी की है लगा देंगे, तुरंत तैयार होता है प्राप्त एकदम बहुत तेज, क्योंकि बहुत तेज वो शोषण कर, उसके आसपास आप देखेंगे कि फिर वो मिट्टी क्या हो जाएगी वहाँ। हाँ हाँ, खत्म हो जाता है, सारा खींच लेता है, आप फिर वहाँ लेवल पानी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसीलिए उस पे इकोनॉमिकल रूप से तो फायदेमंद है, लेकिन इन्वायरमेंटल रूप से नुकसानदेह है। शीशम सब बात नहीं है, मैं वो तो ठीक है यूकेलिप्टस। इसीलिए उससे लोग क्या कर रहे हैं, वो लकड़ी का प्रयोग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस लकड़ी का क्या महत्व जब जीवन ही, मनुष्य का जीवन ही खतरे में पड़ जाए। सोचिए, जिसको नहीं पता होता वो ला के खूब लगाता है, उस मूर्ख को पता नहीं रहता है। ऐसे आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि तुम यूकेलिप्टस का पेड़ लगाओ तो आप लोग लगाएंगे? क्या कर रहे हो सर वे? इसे कहते हैं डाह। कौन सा डाह? सवतिया डाह, कि हम खाए चाहे ना खाए लेकिन त्योहार हम नाश कर दे। ठीक है, हमारे में हो चाहे ना हो, लेकिन आप में क्या करूंगा, मैं तेरा समूल नाश कर दूंगी। यह सौतिया डाह होती है। तो ऐसा मत करो, भला करने का प्रयास करो। ठीक है, तो ये क्या ले रहे हैं भाई, ये पाउडर चाहे तो ले रहे हैं, सब ऊर्जा ले रहे हैं। यहां से क्या ले रहा है, एच ले रहा है। अब ये H2O प्लस पोषक तत्व और प्लस प्रकाश के साथ मिल करके ये क्या बनाता है, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। अब समझ में आ गया? अब कोई कहेगा फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो बस 1 2 3 यहीं पे कर लीजिए, प्लस प्रकाश कर लीजिए। इनके उपस्थिति में ही भोजन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्या हुआ, फोन करें क्या? कोई बात नहीं, आ जाएंगे तो कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि इंडोजेनिक क्या होता है, यहीं पे समझाएंगे आपको, और कैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाने के बाद जैव रासायनिक क्रिया में यह परिवर्तित होता है इसका भोजन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या बनना है, CO2 प्लस क्या है इसके साथ हो जाएगा, मिला, क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे सौर ऊर्जा यहाँ जोड़ लो, यहाँ पे ऐसे, अब यह क्या बनेगा,
तो C6H12O6, C6H12 नहीं बनेगा। और ये जो बनता है ये क्या कहता है, जैव रासायनिक ऊर्जा कहता है। क्या कहता है भाई, ये जैव रासायनिक वही ऊर्जा जो बना के तैयार करते हैं। और जब रासायनिक ऊर्जा बन गया तो यही क्रम क्या कहता है, इंडोजेनिक कहलाता है। क्या कहता है, इंडोजेनिक। इंडोजेनिक का मतलब होता है कि अंतर संबंध से होता है। क्या देखो, या तो सर्च करो इंडोजेनिक। सर्वेश देखो इंडोजेनिक किसे कहते हैं, इंडोजेनिक, इंडोजेनिक यही रहेगा ना। देखो क्या कहते हैं, पता ही नहीं बन रहा है। नहीं पता चला, वो तो बता, मैं तो बता ही रहा हूँ अंतर संबंध में, मुझे कंफ्यूजन था। अंतर संबंध नहीं कहता मैं, अंतर संबंध होता है। भाई इसका मिलर होता है, अंतर संबंध नहीं होगा भाई जोड़ने का। तो मैं इंडोजेनिक कह दिया, तो मैं कहा CO2 प्लस H2O जब आपस में मिलते हैं, साथ में सौर ऊर्जा को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सौर ऊर्जा जो मिलके C6H12O6 जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। इसके द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, तब यह ग्रोथ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। अब कोई कहे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, कोई कहते हैं कि जैव रासायनिक ऊर्जा कैसे परिवर्तित होती है, क्या क्या मिलता है, तो मैं सब बता दिया। H2O कहाँ से आता है, पोषक तत्व कहाँ से आता है, ऊर्जा कहाँ से आती है, कैसे बनता है, क्या सूत्र होता है, ये चीज। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है, 30 हो गया। चलिए कल जो अभी 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 कहाँ रुक गया, अभी कहाँ, अभी तो पूरा अभी ये चलेगा। ये अभी जो ये उसी का एक पार्ट है ना, ये पौधे उसके पार्ट हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे भोजन बन रहा है, कैसे फिर ग्रोथ करेंगे, पैसे कैसे खाएंगे। अभी तो जब तक पिरामिड नहीं खरीदेंगे तो कैसे पैसे खत्म कर देंगे आप, तो पिरामिड पढ़ाएंगे ना आपको। तुम खान संघ के चक्कर में क्यों पड़े हो। आप देखिए इतना बड़ा ब्लेम लगाओगे ना तो तुम्हारे ऊपर घर आएगा, समझ ना, मेरा दोष मत देना। इतना बड़ा ब्लेम लगाओगे इनके ऊपर तो इन्हीं को, तो मेरा दोष मत देना क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोग भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा सब में, चाहे हिस्ट्री की बात करूं चाहे पॉलिटिक्स, अपने से स्किल डेवलप करोगे तो तुम सोच सकते हो कि कैसे क्वेश्चन कितने एरिया में घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी। या जिस दिन आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी ना, उस दिन आप खुद इस चीज को आदत कर सकते हैं, ठीक है। गलती था, कहा कि सर गलत लिखे, ठीक है, ठीक है।
हो गया ना, खत्म कर दिया, बना क्या?